बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध में लॉकडाउन के हवाले से। आपको बताते चलें कि अब सिंध में जो है लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की जा रही है, यानी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अशिया खुरोनोश की जो दुकानें हैं उनको भी बंद करने का हुक्म आ गया है। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल जो है वो 24 घंटा खुले रह सकते हैं। इसके अलावा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत सिंध की जानिब से जो कोशिशें हैं ख़ास तौर पे अवाम को घरों तक महदूद रखने की, उसकी वजह यह है कि अगर 14 दिन तक इन अवाम को यानी कराची या सिंध के अवाम को अगर घरों में महदूद कर दिया जाता है तो जिन लोगों में भी ये बीमारी या सिम्टम्स पाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक जो पूरी पॉपुलेशन है वो इन्फेक्शस फ्री या वायरस फ्री हो सकती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अवाम इसमें कोऑपरेट करें। अगर अवाम रज़ाकाराना तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हुकूमत का साथ नहीं देते हैं तो फिर चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात व इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, अब मजीद सख्ती की जा रही है लॉकडाउन में और अब अशिया खुरोनोश की जो दुकानें हैं वो भी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद करने का हुक्म आया है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या अवाम कोऑपरेट कर रहे हैं? अब भी सड़कों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं, गैदरिंग्स नजर आ रही हैं, क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, 80% कंट्रोल हुआ है, लेकिन 20% कहीं 25% लोग जो हैं इस पर अमल नहीं कर रहे और उन्हें बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहे हैं कि खुदारा आप समझें और अगर आप हमारी जो एडवाइजरी है, हेल्थ एडवाइजरी, उस पर अमल करेंगे तो खुद भी बचेंगे और अपनों को भी बचाएंगे। लेकिन आप देख लें कि बहुत सारी जगहों से आप ही की मीडिया पर फुटेज आती हैं, सोशल मीडिया पे आता है कि जी इतना रश लगा हुआ है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तो जो भी जनरल स्टोर, ग्रोसरी के स्टोर या परचून की दुकानें और जो पहले कहा था वो खुली रहेंगी, लेकिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वो भी सब बंद रहेंगी और सिर्फ हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको खोलने की इजाजत होगी। और इसी को मजीद देखते हैं। देखें, आप शुरू से पहले स्कूल बंद किए गए, फिर दीगर चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर अमल हो। अगर अब भी इस पर अमल नहीं होगा तो जाहिर है फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर्फ्यू की तरफ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इतनी ज्यादा सख्ती हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि अवाम को इस बड़े वायरस से, इस खतरे से बचाए और उसके लिए हमें ये सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। सर, ये भी बता दीजिएगा कि सिंध में काफ़ी खातिरख्वाह इक़दाम किए गए हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में सिंध की तर्ज पे ही तमाम चीज़ें की गई और अब भी लेकिन काफ़ी पॉजिटिव केसेस सिंध में भी आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, इस पे मजीद काबू पाने के लिए क्या किया जाएगा? इसके अलावा क्या इक़दाम किए जाएंगे? डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपको अर्ज करूंगा कि असल में हम लोग तो शेयर करते रहते हैं डेटा, लेकिन मजीद मुझे लगता है शेयर करेंगे आपके तवस्सुत से और दीगर तो उसको प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में भी। असल ये नंबर्स जो आ रहे हैं और सबके जहनों में बड़ा ये उभाम सा है कि ये कोई सिंध में बिल्कुल वायरस फैल गया है और कराची में या दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हम बहुत कम है परसेंटेज हमारी। सिर्फ ये है कि हमने टेस्ट ज्यादा किए हैं। आज के दिन भी अगर हम जो सरकारी तौर पर जो टेस्ट हुए हैं वो भी कोई 5000 के लगभग हैं, 4000 और कुछ है। और जो पॉजिटिव केसेस उसमें आ रहे हैं वो 6% है, 6% पॉइंट समथिंग है। और अगर दीगर सूबों में आप देखें तो कहीं पे आपको जितने वहाँ टेस्ट किए गए हैं तो वो 50% मिलेगा, कहीं 70, कहीं 40। तो ये रेशो है
جو آ رہا ہے ہمارا صرف یہاں پہ کہ ہم نے لوگوں کو ٹریس کیا ہے، ٹریک کیا ہے جا کے، جو بائی ایئر آئے ہیں، پھر ان کا پوری ہسٹری لی ہے، پوری فلائٹ کو چیک کر لیا گیا، یا جو تفتان کے ذریعے سے لوگ آئے ہیں ان تک پہنچے ہیں. اور پھر اب جیسے یہ کوارنٹائن سکھر میں تھے، ایک اچھی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج 640 جو تھے جن کے 2 دفعہ ٹیسٹ ہوئے اور وہ بالکل نیگیٹو آئے، آج ان کو اپنے گھروں کو روانہ کر دیا، ریلیز کر دیا گیا. جی. اور یہاں بھی 10 جو پیشنٹ ہیں وہ جو پازیٹیو تھے وہ بالکل روح بصحت ہو کے صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں جو کراچی میں تھے. تو ایک اچھی بات ہے، یہ وہ بھی شیئر کرنی چاہیے آپ سے. لیکن یہ وائرس بڑی تیزی سے آپ کو پتہ ہے پھیلتا ہے، لگتا ہے لوگوں سے دوسروں کو، تو اسی لیے سب کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں تک رہیں. اس وائرس سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے. ادروائز یہ ویسے تو وائرس جس کو ہوتا ہے مے بی اس کو اتنا نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر جس کا امیون سسٹم کمزور ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، یا خدا نخواستہ صحت مند آدمی کو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی چاہیے، خود بھی اس سے بچیں اور اپنوں کو بچائیں اس سے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف مریضوں کی خاص طور پہ ٹریٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی تشویش پائی جا رہی ہے کہ شاید پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے پی پی ای وہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ری یوز بھی کرانا پڑتا ہے بعض دفعہ گاؤنز اور ماسک کو، یا جو پراپر N95 یا ریسپائریٹر ماسکس جن کی ضرورت ہے جو کہ ڈاکٹرز کو یا پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہر صورت میں پہننے ہیں. سر کیا سندھ حکومت کے پاس وافر مقدار میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں؟ جی بالکل، کوشش کی گئی ہے کہ ان کو امپورٹ کیا جائے، یا جہاں بھی یہ اویلیبل ہے وہاں سے ہم لے رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس کی اس وقت بہت زیادہ مانگ ہے انٹرنیشنل، بڑی مشکل سے یہ اویلیبل ہیں. یہ بھی ہم لوگوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر 26 تاریخ سے، یہ آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب نے ٹاسک فورس بھی بنا دی، ڈیلی 2-3 میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں امپورٹ بھی کی ہیں، یہاں بھی آرڈرز دیے ہیں، تو ہیں سفیشینٹ ہیں اور ان کو پراپر طور پر استعمال بھی کرایا جا رہا ہے. اور لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کئی جگہ پہ اس کا بیجا استعمال بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ اور کہیں پہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ کمی بھی آ رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کو بھی آگاہی دینی ہے آپ کے توسط سے. ہم تو ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، پی پی ای جو ہے یہ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے ان کے ماسک کی بھی اقسام ہے. نارمل ماسک آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ جو N5 ہے یا جو دوسرے N95 ریسپائریٹر ماسک جو ہے وہ وہی یوز کر سکتا ہے جو جس کا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو، یہ پازیٹیو ہے، جو کانٹیکٹ ہو ان کے ساتھ، یا جن کا وہ کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں، یا جو پھر دیکھیں جتنے بھی پازیٹیو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں، پھر اس میں سے جس کی بیماری ہوتی ہے اسی کو ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے. ادروائز تو ان کو کوارنٹائن میں کسی جگہ رکھا جاتا ہے، یا وہ خود آئسولیشن میں چلے جائیں، کوارنٹائن گھر پہ کر لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ابھی ہم آپ کے توسط سے بھی میڈیا میں دیں گے جو نمبرز ہیں یہاں پہ اویلیبل، کہ جن لوگوں کی ہسٹری ہے، ٹریول ہسٹری، یا جن میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں یہ اس قسم کی بخار زیادہ ہے، فلو ہے، یا جو سمپٹمز بتائے جا رہے ہیں، تو اس نمبر پہ کال کریں. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل جائیں یا کہیں پہ جائیں، ان کے گھر پر بھی آ کر ان کے ٹیسٹ کر لیے جائیں. اس کے انتظامات بھی ہم نے کیے ہیں، لوگوں کے ٹیسٹ ہو بھی رہے ہیں. تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں. اور آپ پی پی کٹ کے لیے ہم نے آرڈرز دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، وہ ہیں بھی کافی تعداد میں، ہر جگہ پہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بیجا استعمال بھی ہو رہا ہے، جن کو استعمال نہیں کر رہے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر جہاں ضرورت ہے وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. لیکن ہر جگہ پہ کیونکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں، خاص طور پر جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو کام کر رہا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس جو ڈر اور خوف کی فضا میں کہ پتہ نہیں یہ وائرس کیسے، کیونکہ وہ تو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ، اس کے باوجود وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں.
اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں پراپر پی پی ای جو ہے وہ مہیا کریں، اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ انتظامات کیے جائیں ہونے چاہیے۔ شاہ صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بہت اچھا ریلیف پیکج دیا، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے بجلی کے بل کم آتے ہیں، گیس کے بل کم آتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ 4000 تک جس صارف کا بل آئے گا اس سے اس ماہ بل نہ لیا جائے، کہ الیکٹرک سے باقاعدہ اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، معاہدہ بھی ہوا، جس طرح وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اعلان بھی کیا، لیکن سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا کے الیکٹرک ایک ایسا ادارہ ہے جو صوبائی حکومت کی ریٹ کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے سر؟ بات آئی تھی، رپورٹ ہوا تھا کہ کے الیکٹرک اس پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن ان سے پھر بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا بالکل ہم اس پر عمل کریں گے اور کسی کا بھی ڈسکنیکشن نہیں کریں گے، اور جو بل ہیں وہ پھر اگلے ماہ جو مہینے آئیں گے اس میں انسٹالمنٹ ملیں گے، تو یہ ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے ہمارا اور اس پر وہ عمل کریں گے۔ کہیں پہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، کہیں پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، کوئی ڈسکنیکشن کیا ہے تو بالکل ان پر ایکشن کیا جائے گا۔ کیونکہ سر کے الیکٹرک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 10 اپریل تک بل جمع کرانے کی تاریخ جو ہے اس میں تو توسیع کر دی گئی ہے، لیکن بل سے یعنی 4000 سے کم والے جو استثناء کے لیے کہا گیا تھا کہ کم از کم اس ماہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ بل 10 قسطوں میں 10% پر منتھ کے حساب سے اگلے 10 مہینوں میں لیا جائے۔ سر اس قسم کے کوئی اعلان اب تک آفیشیلی؟ جی وہ اس پر بالکل عمل کرائیں گے، 10 اپریل میں بھی بہت ٹائم ہے، تب تک وہ اپنا بنائیں گے اپنا جو بھی۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے، سندھ حکومت اسے سراہتی ہے یا اسے خوشائند کہتی ہے؟ جی بالکل، جو ان کی پازیٹیو بات ہوگی ان کو بالکل سپورٹ کریں گے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا مکمل ساتھ دینا ہے، تو ہم نے تو جتنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے، دیگر چیزیں ان کو کوارنٹین میں ڈال دی ہے اور ہم خود کو اب ان کی ٹیم ہی سمجھتے ہیں جو بھی۔ لیکن ہم دیکھیں اس وقت سب سے اہم ایشو ہے ہمارا جس پر روز میٹنگز ہوتی ہیں، آج بھی سب کو بلایا ہوا تھا، جو فلاحی ادارے ہیں، ایسی ہے، سیلانی ہے، چھیپا ہے، عالمگیر، میمن کی طرف سے جو ہے الخدمت، جے ڈی سی والے اور بھی بہت سارے سب سے رابطے میں ہیں۔ اس وقت طریقہ کار بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں، فائنینشلی کریں یا ان تک راشن پہنچایا جائے جو ڈیلی ویجز پہ تھے، جن کو دہاڑی والے آپ کہہ سکتے ہیں یا جو روز کماتے تھے اور کھاتے تھے، کہ ان کو کیسے ہم لوگ سپورٹ کریں، کیونکہ بلاول صاحب کا بھی سختی سے یہ ہدایات ہے کہ ان تک یہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں، کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو یہ بہت سارے ادارے اپنا کام شروع بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے وہ راشن وغیرہ تقسیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے۔ پہلے اگر کبھی راشن تقسیم کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا حالات ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی طریقہ کار بناتے ہیں، لیکن اس میں رش ضرور ہوتا ہے، لوگ آ کے کسی جگہ سے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ لوگ آپس میں اکٹھے نہ ہوں، رش نہ لگ پائے۔ ہاں، اسی وجہ سے طریقہ کار بنانے میں تھوڑا ہمیں ٹائم لگا ہے، لیکن اب وہ پراپر بن گیا ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو گھروں تک یا تو پیسے پہنچ جائیں یا پھر ان تک راشن پہنچے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، وزیر بلدیات و اطلاعات حکومت سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے رہے ہیں، جن کا اس وقت روزگار رک گیا ہے، ان تک کس طرح سے اشیاء خورنوش یا راشن ان تک کیسے پہنچایا جائے۔ اسی والے سے باقاعدہ ایک جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ ریلیف پیکج کے حوالے سے۔ ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا، پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں تقریباً 15 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طبی سامان کے لیے 50 ارب روپے وقف کر دیے گئے ہیں۔ کھانے کی اشیاء پہ بھی ٹیکس کم کر دیا گیا ہے، اور بجلی اور گیس کے بلوں کو قسطوں میں ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی ایسے چھوٹے صارفین جن کا ماہانہ بل 300 یونٹس یا اس سے کم ہے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ 3 یا 4
माह की किस्तों में इस बिल को अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा शरह सूद जो है उसमें भी 1.5% तक की कमी की गई, लेकिन अब भी ये शरह सूद 11% पर मौजूद है। इसी वजह से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें पेट्रोल की कीमत भी कम की गई है, कुछ टैक्सेस भी कम किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या अशिया खुरोनोश या मुख्तलिफ तिब्बी सामान के लिए रकूम जो है वो मुख्तस की गई हैं। सर, अपोजिशन की जानिब से इसे अब भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 40 रुपए तक पेट्रोल की कीमत कम की जा सकती थी, शरह सूद को 3% पे लाया जा सकता था, लेकिन ये रिलीफ कोई खास रिलीफ नहीं है जो आवाम को दिया गया। आप क्या कहते हैं सर? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये समझने की जरूरत है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ऑब्वियसली वो कोरोना वायरस के हवाले से थी, और जो उसमें एनडीएमए के जनरल साहब उन्होंने बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग दी कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त करने जा रही है। पूरी दुनिया में, आप तो क्योंकि डॉक्टर हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, और खासतौर से हमारा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और दूसरी चीजें, वो अनअवेलेबल है सारी दुनिया में सिवाय चाइना के। और क्योंकि चाइना से हमारी एक खास रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, उस रिलेशनशिप के नाते चाइना हमें कुछ इक्विपमेंट दे रहा है। आज जो अपोजिशन तनकीद कर रही है, तो पहले तो ये क्वारंटीन से निकल के आए हैं शहबाज शरीफ साहब, जो 4 महीने के वहाँ गए हुए थे। ये बताएं कि इन्होंने अपने 30 साल के दौर में वो हॉस्पिटल्स कहाँ हैं जिनकी आज हमें जरूरत है, वो हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ हैं जिसकी आज इस कौम को जरूरत है। तो हम इस वक्त सियासत में नहीं जाना चाहते, ना पॉइंट स्कोरिंग में। मैं तो ये कहूंगा कि ये फेज 1 था जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है, जो रिलीफ दिया है। इसमें चाहे वो फैसिलिटी रेट्स हो, चाहे एक्सपोर्टर के लिए हो, हम चूंकि एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अमेरिका, यूरोप, चाइना, मिडल ईस्ट जैसी नहीं है। वरना इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह दिन रात काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। और जो फैसिलिटी रेट कम किया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस वक्त जो बिजनेसमैन हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, सारा बिजनेस इस वक्त स्टैंड स्टिल पे आ गया है। ये मेरा ख्याल है मजीद इसमें ऑफर किया जाएगा, 11% और नीचे आएगा सिंगल डिजिट में। मेरा अपना भी ये ख्याल है। इसी तरह जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई है, मगर इसका इम्पैक्ट जब पाकिस्तान तक वो ऑयल आएगा तो 45 डेज लगते हैं। अगले एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में मजीद ऑयल प्राइसेस भी जो 31 मार्च को वहाँ पर कम हो सकती है। ये एक इनिशियल पैकेज है आज की सूरत हाल को देखते हुए, और ये भी बिलियंस का पैकेज है। और ये इंशाल्लाह जो हमें इस वक्त क्राइसिस है इस मुल्क में या इस पूरी दुनिया में, हमने उससे निमटना है। उसमें ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि लॉकडाउन करना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो अनाउंसमेंट करनी है। उसके जो असरात होंगे, जो डेली वेजेस के लोगों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर, रिक्शा वालों के ऊपर, और घर गली मोहल्ले में जो लोग काम करते हैं, वो बेचारे, आप देखिएगा कि ये जो 14 डेज का लॉकडाउन है, उसके बाद खासी मुश्किलात होंगी। अभी हम जैसे राशन भी अगर तकसीम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें खासी मुश्किलात हो रही हैं, लोगों को जगह जगह पकड़ा जा रहा है। राशन की अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज हैं यहाँ पे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज खुसरो बख्तियार ने कहा तो 2 महीने का राशन अवेलेबल है। अब उसकी मैकेनिज्म का इशू है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यूज हैं। आज जैसे ट्रेनें बंद हो गई, लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, जिस तरह ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं इस बात की भी मजम्मत करूंगा, जिस तरह कुछ जर्नलिस्ट ने वहाँ पे अपने एजेंडे के तहत प्राइम मिनिस्टर से बात की, और आप देखें कभी ऐसा हो सकता था कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह तमुल से बात सुन रहा हो और उन्होंने जवाब दिया, वो एक खास एजेंडे पे वहाँ पे बातचीत चल रही थी। तो हमारी मीडिया को और खुद खास एक तबके को ये देखना चाहिए कि ये क्या इस वक्त हमने सब ने एक इत्तेहाद, एक जानदी का मुजाहरा करना है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स, हम सब ने मिलकर काम करना है। आफ्ताब साहब, खास तौर पे अपोजिशन की जानिब से और मजीद कुछ सोशल मीडिया पे भी क्लिप्स चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे और धरनों की बातें किया करते थे, उस वक्त तो हर वक्त लॉकडाउन की ही बात की जाती थी और ये कहा जाता था कि अगर हम गवर्नमेंट को दिखाना चाहें तो 1 घंटे में या 1 दिन में लॉकडाउन करके हुकूमत को पैरालाइज कर सकते हैं। अब जब अवाम की सेहत का मसला है तो लॉकडाउन में इतनी कबाहत क्यों? पहले ही पंजाब में लॉकडाउन होने में काफी देर हुई, यानी जब
सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और तमाम एहतियाती तदाबीर कर ली गई, तो उससे एक दिन पहले ही हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि अवाम या मुल्क जो है वो लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता, फिर भी मजबूरन पंजाब हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ा। तो सर ऐसा तो नहीं है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला करते करते इतनी देर हो जाए कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए? देखिए, हर सूबा आज़ाद है, हर सूबे के चीफ मिनिस्टर ने अपना डिसीजन खुद लेना है। जो पॉलिटिकल लॉकडाउन होता है वो एक डिफरेंट चीज होती है। इस वक्त जो है लॉकडाउन, जैसे आज भी अनाउंसमेंट हुई, सीएम पंजाब ने भी कहा, बाकी केपी ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये पार्शियल लॉकडाउन है। इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उनको एस्टेब्लिश किया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज रहनी चाहिए। आपकी ट्रांसपोर्ट, खासतौर से फूड और किराना वाला के हवाले से, और कुछ पोर्ट की चीजें हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सब वो ऑपरेशनल होंगे और बाकी चीजें बंद होती चली जा रही। जैसे जैसे हालात हैं वैसे वैसे डिसीजन लिया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया, जो हम बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मेरे अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर आज मैं जरूर अपनी फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ और हर सूबे ने खुद डिसीजन लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, जिस तरह स्प्रेड होना चाहिए था, तो हमारे यहाँ जो स्प्रेड हुआ है वो बाहर से लोग आए और खासतौर से ताफ्तान से, और इंटरनली स्प्रेड रुक गया, रोका है। अभी रुका तो नहीं है, मगर ये 14 डेज का जो लॉकडाउन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है। वो हम चाइना से मंगा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जनरल नदीम ने भी कहा कि कितना कितना सामान कैसे आ रहा है। इस वक्त ले दे के पूरे पाकिस्तान में 2000 वेंटिलेटर्स हैं और उसमें से भी कुछ ऑपरेशनल है और कुछ ऑपरेशनल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये वो चीजें हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर हमेशा पहले से कहते आ रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया। अब हमें सबको मिलके आइंदा कभी कोई डिजास्टर आता उसकी भी तैयारी करनी होगी। अब ये पता नहीं था कि इस किस्म की चीज होगी। सारी दुनिया, अमेरिका जैसे मुल्क में आप देखें अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ है। मैं खुद, मेरे दोस्त, फ्रेंड, बच्चे वहाँ हैं, तो हमें मालूम है कि कोई लॉकडाउन नहीं है। आपको मालूम है, अभी बाहर गया हुआ था मैं, कनाडा, अमेरिका, दुबई होता हुआ जब वापस आया तो वाइड कराची एयरपोर्ट था जहाँ पे चेकिंग थी, प्रॉपर डेस्क थी, 2 जगह हमें चेक किया गया, बाकी किसी फैसिलिटीज देखें 1 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। और न्यूयॉर्क की हालत देखिए, अभी तक लॉकडाउन, सबवे चल रही है, सारी चीजें चल रही, क्योंकि देखिए इकोनॉमी को भी चलाना है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को बिठा देना है। कल कहाँ से आएगा पैसे? लोगों के घरों में माने सलवा तो नहीं उतरेगा। ये सारी चीजें करनी है। जब जो लीडर होता है उसने तमाम चीजें देखनी होती है। लॉकडाउन तो अभी एक मुंह से निकाले, अभी लॉकडाउन शुरू हो जाए, कर्फ्यू लगा दे, हर चीज देखनी है और उसमें गरीबों को भी देखना है, बिजनेसमैन को भी देखना है, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर। आप देखें हमारी सारी इम्पोर्ट बैंड हुई है, बंद हो गई है, एक्सपोर्ट बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। खासतौर से टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर जो एक्सपोर्ट होती थी, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज आना था, वो इंशाल्लाह परसों वो प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज को भी। तो प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज देखनी है और मैं समझता हूँ कि सही वाइज डिसीजन है। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें चल रही हैं उसको कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन करना तो बहुत आसान है, अगर हुकूमत चाहे, वफाकी हुकूमत, तो एक हुक्मनामे के जरिए लॉकडाउन पूरे मुल्क में किया जा सकता है। लेकिन इक्तिसादी हालात को देखते हुए इस फैसले में, यानी इस फैसला सोच समझ के किया जा रहा है कि जब तक कि बाकी तमाम एहतियाती तदाबीर नहीं कर ली जाती और ये कोशिश की जाती है कि अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सका बगैर लॉकडाउन के, तो फिर यही सूरत अपनाई जाएगी। लेकिन अगर नागुज़ीर हुआ और लॉकडाउन करना पड़ा, अगर ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आई, तो फिर मुल्क को लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अब ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मजीद इजाफा किया जाए, यानी पेट्रोल की कीमतें शायद मजीद कम की जाएं, शरह सूद जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से शायद मजीद कम की जाए, यानी जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आती, अभी 11% जो है वो शरह सूद है, तो शायद इसमें मजीद कमी आने का भी इम्कान है। अब नाज़रीन, देखना ये होगा कि इन तमाम इक़दामात के क्या असरात होते हैं और क्या पाकिस्तान में जो
कोरोना का फैलाव है, क्या उससे रोकने में मदद मिलती है? क्या लोग इस हवाले से कोरोना का जो फैलाव है उसे रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते? बहरहाल नाज़रीन, हम कुछ इस हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि लोग हमारे शहर में और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में नफसियाती तौर पे बड़े परेशान नज़र आते हैं। जिन लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से आगाही है वो भी बड़े परेशान है, जिन लोगों में आगाही नहीं भी है वो भी इस कदर परेशान है कि अब कुछ लोग अपनी फैमिली से भी आइसोलेट होते जा रहे हैं। या अगर हम ये कहें कि इस बीमारी से पहले लोग जो हैं वो नफसियाती अमराज का भी शिकार हो रहे हैं तो गलत ना होगा। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर उनैजा नियाज, माहिर नफ्सियात हैं, मशहूर मारूफ, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उनैजा नियाज, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर उनैजा, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो वायरस है उससे इन्फेक्ट होना तो एक तरफ, लेकिन लोग खास तौर पे घरों में रह के डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और कुछ लोग नफसियाती बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। एक डर और एक खौफ बैठ गया है कोरोना के हवाले से, क्या कहती हैं आप? जी, एक तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारी कौम जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और डिटर्मिन्ड है। हमारे ऊपर कितनी किस्म की क्राइसिस आ चुकी हैं पास्ट में, कुदरती आ चुकी हैं आफात, यानी अर्थक्वेक्स, फ्लड्स आए हैं, वॉर्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए और पब्लिक एक साथ थी। और आज भी मैं आपको डीप डाउन बताऊं, ठीक है कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग ना समझ हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है या वो इन बातों को सही नहीं ले रहे थे, पर ये कि अभी भी डिटर्मिनेशन है कि इंशाल्लाह हम इस आफत से गुजर जाएंगे। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एज ए फ्यू टिप्स बताना चाहूंगी एज ए साइकियाट्रिस्ट कि कुछ ऐसी अलामात हैं जैसे कि परेशान होना, स्ट्रेस में रहना, पैनिक यानी खौफ बिला वजह का, रेस्टलेसनेस, कंसंट्रेशन सही नहीं होना, किसी चीज में दिल नहीं लगना, चाहते हुए भी जो कोई काम कर रहे हैं वो कर नहीं पाना, और फिर ये कि नींद का प्रॉब्लम, खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा, ये बड़ी कॉमन है, आम लोगों को है। पर जैसे जैसे हमें आगाही आती है ये चीजें बेहतर होती जाएंगी, पर थोड़ा बहुत डर खौफ रहता है, पर वो एक पार्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो जो कि आई थिंक काफी लोगों ने कहा है कि इंसान को सबसे पहले, हम सबको सबसे पहले एक नॉर्मल रूटीन रखना चाहिए जो हम नॉर्मल रखते हैं आमतौर पे, यानी सोना कब है, खाना कब खाना है, सोशल इंटरेक्शन को छोड़े नहीं। ठीक है हम बाहर नहीं निकल सकते, पर हम सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, यानी हम मोबाइल पे हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, ऑफिस के लोगों से कांटेक्ट में रह सकते हैं। फिर ये कि खाना जो है वो बहुत रेगुलर खाएं आप, जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त वो फास्ट फूड के चक्कर में रहें, घर की दाल रोटी सब्जी आराम से खाएं, वो हेल्दी है, बेहतर है। एक्सरसाइज करें, बहुत जरूरी है कि इस दरमियान, क्योंकि हम घर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और कोई छोटे घरों में जहाँ वॉक का प्रॉब्लम, वो लॉन नहीं है, जगह नहीं है वॉक की, तो प्लीज स्टैटिक एक्सरसाइज करें अपने, और थोड़ा अपने फिजिकल काम करें, उठें, आप जाएं अपनी खुद फोन उठ के उठाएं, और औरतें हैं अपने नॉर्मल रूटीन ज्यादा करें, सफाई का ख्याल करें, कपड़े इस्त्री करें वगैरह वगैरह। अच्छा, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ऐसे मौकों पे कि अपने दिमाग को और अपने जिस्म को बहुत एक्टिव रखना चाहिए और बिजी रखना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम खाली बैठेंगे ना, कहते हैं ना कि एम्प्टी ब्रेन इज सेटन्स वर्कशॉप, तो हम उल्टी पुल्टी बातें सोचेंगे, खौफ और आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, और फिर ये सुबह से शाम तक के यही कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है, कोई कुछ कह रहा है, और अल्लाह मालूम ये क्या है। बट द मेन थिंग इज जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही परेशानी होगी, उतनी ही हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत जरूरी है कि इस दरमियान हम अपना वो काम जो हमने बहुत दिनों से नहीं किए हैं, औरतें हैं अपनी घर की अलमारियां ठीक कर रही हैं, कुछ और लिख पढ़ रही हैं, सफाई कर रही हैं, स्टोर साफ कर रही हैं, आदमी हैं जो अपने कोई अपने कैचअप कर रहे हैं, वो अपने इंटरनेट पे ऑफिस का काम कर सकते हैं। बच्चे हैं वो उसमें, जैसे कोई इंटर के या बीए के हैं या इवन ओ लेवल ए लेवल के बच्चे हैं, वो भी अपना अपना जो भी कोई है सर्च कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अच्छी अच्छी मूवीज भी तो है ना, टीवी का फायदा एक अच्छा ये भी है कि आप मूवीज देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज और कोई इंटरेस्टिंग मूवीज देखें जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज बढ़े
آپ جیسے کہ آج کل اور نیٹ فلکس وغیرہ بھی آ گیا ہے، اس پہ آٹومن امپائر کا ہے، رومن امپائر کا ہے، سارا دیکھیں کہ لوگوں نے مصیبتوں میں کیسے گزارا کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جو روٹین میں اپنی دوائیں کھا رہے ہیں وہ دوا آپ خدا را باقاعدہ کھائیے، چاہے وہ جسمانی ہے کہ نفسیاتی دواؤں کی ہے. اور جو سائیکیٹرسٹ کے سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں وہ اپنے سائیکیٹرسٹ سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کو بتاؤں، میں کوئی مولانا نہیں ہوں، کوئی عالم دین اس طرح کی نہیں ہوں، پر یہ میں بتاؤں فیتھ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اللہ میں بھروسہ کریں جو فیتھ فلز ہیں، جو بلیورز ہیں، اور اپنی جو روٹین چیزیں ہیں جو ہمیں جو کہ عام طور پہ فرض ہیں وہ ہم باقاعدگی سے پڑھیں. اللہ نے ہمیں ایک طرح سے موقع دیا ہے کہ ہم توبہ بھی کر لیں، نمازیں باقاعدہ اپنی پوری کریں. یہ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ان سے آپ کا ٹائم بہتر گزرے گا، آپ کو یہ پریشانی کے خیالات بھی نہیں آئیں گے. اور ایک اور سمپل سی ایک ٹیکنیک ہے، بریدنگ ایکسرسائزز کریں. اور وہ کہتے ہیں ایبڈومینل بریدنگ جو یوگا والوں نے سکھائی ہیں، اور یہ کہ اپنی پریشانیوں کو ایک لسٹ پہ لکھ لیں اور پھر وہ آپ بیٹھ کے اپنے کاؤنسلر سے، ڈاکٹر سے، فرینڈ سے ڈسکس کریں تو آدھا پتہ لگے گا کہ آدھی پریشانیاں جو آپ نے لکھی ہیں وہ یقیناً بیکار ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور بیٹھ کے اس کو پھر فرگیٹ کر جائیں. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو لرن کہ اپنے آپ میں بزی رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور مائنڈ فلنس رکھیں اور کمیونیکیشن جاری رکھیں آپس میں ایک دوسرے سے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں خاص طور پہ عبادات یا نماز یہ اسٹریس یا نفسیات کو کس حد تک ریلیکس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. میں آپ کو اپنا ایک بہت اچھا اگزامپل بتاؤں گی. میں ایک طرح سے خوش قسمت یا بد قسمت سمجھیں کہ میں نے غازہ کی وزٹ کی ہے. میں غازہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ پروگرام انٹرنیشنل ریسورس گروپ کی تھی، میں وہاں گئی تھی. اس زمانے میں وہاں بامبنگ ہو گئی، رات کو بلیک آؤٹ تھا، اور آپ یقین مانیں مجھے بھی کافی دہشت تھی، پر مجھے کمپلیٹ فیتھ ہے کہ موت اور زندگی لکھی کا وقت معین ہے اور جب آنی ہوگی آئے گی. اور بلکہ میں نے یہ بھی سوچا اپنے آپ کو کرنے کے لیے اگر میں مر گئی تو وہاں آئے گا پاکستانی ڈاکٹر غازہ گئی اور یوں شہید ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اور آپ یقین مانیں اس وقت میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جمعے کے روز سب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کرتے ہوئے چھوٹا سا ایک وہ نکلتا ہے جلوس، اور جو جتنے بھی لوگ ہیں وہاں وہ کمپلیٹ فیتھ رکھتے ہیں، اپنا روٹین اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور نماز جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے وہاں نماز پڑھی تھی مسجد میں، وہاں عورتیں بھی الاؤڈ ہیں، خاص طور پہ مسجد فلسطین کہلاتی ہے غازہ میں. اور وہاں جب میں گئی تو وہ جس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے آپ یقین مانیں اس قدر سکون ہوا. وہ جیسے پڑھتے ہیں نا، آپ نے مسجد نبوی میں بھی اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں جو ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، اور اسی طرح جب شروع میں سورہ فاتحہ